The drawback of Rutherford's model was that he said that when the electrons move go undergoes acceleration, they radiate energy, and when this electron move, he said that it will at the end come into the center by moving in circular orbit, and finally fall into the nucleus. Yes, very And good. if this was so, the atom should be highly unstable, यस, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, तो and the रदरफोर्ड जो matter है, would not be existing today. हाँ जी बिल्कुल सही। ठीक है बेटे, रदरफोर्ड जो थे उसका मॉडल जो है वो इसीलिए आगे प्रोसीड नहीं कर पाया, बिकॉज रदरफोर्ड जो थे उन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ्स, एंड देयर आर सम ऑफ द साइंटिस्ट हु ऑब्जेक्ट दिस। They said कि whenever the electron it is revolving in circular path, then this means the electron they receive acceleration, and because of that the speed of the electron it raises। और जब इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी और वो सर्कुलर ऑर्बिट्स जो है में घूमेगा, तो उसके में से क्या रेडिएट होगी, एनर्जी रेडिएट होगी, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो जाकर न्यूक्लियस में डंप हो जाएगा, और इस वजह से एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है बेटे, कैन यू टेल मी व्हाट आर द पोस्टुलेट्स गिवन बाय द साइंटिस्ट बोर? ठीक है, बोर जो थे उन्होंने अपना मॉडल जो है वो हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था, और उन्होंने बाद में हाइड्रोजन एटम के लिए बेशक उन्होंने अपना मॉडल दिया था, पर लेटर ऑन दैट मॉडल इज आल्सो एक्सेप्टेड फॉर अदर एटम्स आल्सो। ठीक है, तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स दैट वर गिवन बाय द साइंटिस्ट नाइल बोर? पोस्टुलेट नंबर 1, हाँ जी नूरजोत, सिर्फ एक बताना है बेटा, सिर्फ एक बताना है। ठीक है, फर्स्ट That certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट उसने ये दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसिफिक और स्पेशल ऑर्बिट्स के अंदर ही मूव करते हैं, जिन्हें डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हम कहते हैं। ठीक है, और जब तक वो कहता है कि अपने ही डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, और ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स जो है ये सब में सर्कुलर है, न्यूक्लियस के आसपास जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, राम बोलो सेकंड क्या था पोस्टुलेट? हाँ जी मैम, while revolving in discrete orbits, electron do not radiate energy. वेरी गुड। उसने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने ही ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, तब तक उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं होती है। ठीक है बेटे, तो जब तक कहता है कि पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इट रिमेन इन इट्स ओन ऑर्बिट, इट इज नॉट लूजिंग एनी एनर्जी, बट एज सून एज इट जंप्स इनटू सम अदर ऑर्बिट दैट इज नॉट इट्स ओन, then only there is changes found in the energy of the electron। ठीक है, तो जब तक वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहेंगे वो उनकी स्टेबल स्टेट होंगी, और उसको हम उसकी ग्राउंड स्टेट बोलेंगे। और जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ऑर्बिट से किसी दूसरी ऑर्बिट में जंप कर जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्साइटेड स्टेट है वो हाईली अनस्टेबल होगी। तो इसलिए हाईली अनस्टेबल होने की वजह से एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन जो है उसको फिर से अपने ग्राउंड स्टेट में लौटना पड़ेगा। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। ठीक है बेटे, थर्ड में उसने ये बताया कि भाई न्यूक्लियस के आसपास ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक नहीं है, एक से ज्यादा है। तो देयर आर सो मेनी सर्कुलर ऑर्बिट्स दैट आर प्रेजेंट that are surrounding the nucleus। See, I am drawing the diagram how these circular orbits are present, so that inside the एटम, ठीक है, एटम जो इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कल मैंने आपको बता दिया था कि दो सबएटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटे, एंड यहाँ पे स्टैंड्स फॉर न्यूट्रॉन्स, एंड जो है वो न्यूट्रॉन्स को डेजिग्नेट कर रहा है, एंड पी किसको डेजिग्नेट कर रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन्स को डेजिग्नेट कर रहा है। ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के आसपास बहुत सारे सर्कुलर पाथ जो हैं वो इस तरीके से सर्कुलर फैशन में प्रेजेंट हैं। There are so many circular paths in which the electrons they are revolving around the nucleus। See the diagram that is given by the scientist Nail Bohr। ठीक है, तो what is said that the circular path or the orbit that is very near the nucleus and is the inner one, it is designated by the letter
के, ठीक है बेटा। तो पहली जो ऑर्बिट थी उसको उसने क्या बोला, के बोला। उसके बाद उसने बोला कि के बाद वाली जो अगली ऑर्बिट है उसका साइज जो है वो के से बड़ा है और तो के को फॉलो करती है, तो के के बाद वाली अगली ऑर्बिट कौन सी है, एल है। इसका मतलब न्यूक्लियस से एल जो है वो दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है और एल के बाद वाली जो ऑर्बिट है दैट इज नोन एज एम, इसके एम इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्बिट है ये। और उसके बाद उसने कहा कि भाई लास्ट वाली जो है दैट इज एन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितनी एनर्जी लेवल या कितनी एनर्जी शेल्स है, तो हमारे पास 4 एनर्जी लेवल या 4 एनर्जी शेल्स है। पहली जो है दैट इज नोन एज के, सेकंड जो है दैट इज नोन एज एल एंड थर्ड वन इज नोन एज एम एंड फोर्थ वन जो है दैट इज नोन एज एन, ठीक है बेटा। ऑल ऑफ दीज दे आर कॉल्ड एज एनर्जी शेल्स। इसको उसने नेम दिया एनर्जी शेल्स का, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। तो दिस डायग्राम इज गिवन इन योर बुक। तो उसके अंदर उसने ये भी बताया है कि भाई हर एक जो एनर्जी शेल है ना, हर एक जो एनर्जी लेवल है उसका क्या है, अपने अपने इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखती है वो, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले भी चैप्टर 3 में बताया था कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट एनर्जी लेवल और द फर्स्ट एनर्जी शेल जिसको हम के कहते हैं, तो के के अंदर लगभग कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हमेशा याद रखो कि के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसके बाद सभी बच्चों को पता है कि एल जो है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एल जो है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक बेटे। और उसके बाद थर्ड जो हमारी शेल है जिसको हमने एम बोला है एनर्जी लेवल, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कहता है कि अगर इसके अंदर 8 आते हैं, इसके अंदर 2 आते हैं, तो फिर थर्ड वाली जो है दैट जनरली आपका कैपेसिटी टू कैरी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 18 electrons, then we have 32 electrons in the fourth energy shell. Clear बेटे, सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, there are so many energy levels present that are surrounding the nucleus. तो अगर इससे भी आगे वाली अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 64 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है। क्लियर बेटे, तो ये डायग्राम सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि भाई हमें कैसे पता लगा कि हाउ इज shells they contains this much amount of electrons. So there were 2 scientists and their name are Bohr and Urey. ठीक है बेटा, Bohr and Urey जो थे उन्होंने जो है हमें ये बताया कि how the electrons they are arranged, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो arranged हैं, ठीक है। तो what they said कि how the electrons they are arranged in the energy shells or the energy orbits, and they have given us one formula and the formula is 2n square. This is the formula. Clear beta, 2n square is the formula and here n is equal to energy level, ठीक है। कौन से एनर्जी लेवल या कौन से एनर्जी शेल की आप बात कर रहे हो उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं के शेल की बात कर रही हूँ तो आपको पता है कि के एनर्जी लेवल जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो आई हैव अप्लाइड दिस फार्मूला फॉर के एनर्जी लेवल, तो आई हैव रिटन 2 into n की वैल्यू यहाँ पे के के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 1 का मैं स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है बेटे। सब बच्चों को पता है कि भाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आई कैन राइट इट एज 2 into 1, यानी हमारी जो के एनर्जी शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो के जो है उसके अंदर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। क्लियर बेटे, तो देखो कि हमारी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है कितने इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती है, तो कहता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कैरी करती है। तो सिमिलरली वी हैव अप्लाइड दिस फार्मूला for the another energy shells too. For example, I am talking about the second energy level. ठीक है, तो मुझे पता है कि हमारी सेकंड एनर्जी लेवल जो है वो है हमारी एल। तो आपको पता है कि भाई एल जो है उसका नंबर कितना है, 2 है, ठीक है बेटे। एल का नंबर कितना है, 2 है, तो आई एम अप्लाइंग दिस फार्मूला एंड द फार्मूला इज 2n स्क्वायर। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितने के बराबर होगी, 2 के, ठीक है। तो हमने एल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लगाने हैं, तो
2 into n की वैल्यू यहाँ पे होगी है 2 के बराबर, तो 2 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यू नो दैट कि 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, एंड 4 into 2 is equal to कितना होता है, 8 होता है। इसका मतलब हमारी जो एल शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हम आपको सिर्फ वर्बली बताया था हमने कि फर्स्ट शेल 2 लेती है, सेकंड शेल में 8 होते हैं, थर्ड में 18 होते हैं, एंड फोर्थ में 32 होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि Bohr and Dewey has given one formula, that is 2n square, and with the help of this formula 2n square you can find out the number of electrons. So if my third energy shell, ठीक है, you know that my third energy shell is which one? तो थर्ड एनर्जी शेल जो है वो हमारी क्या है, m है। ठीक है बेटे, और m का नंबर कितना है, 3 है। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, 2n स्क्वायर वाला, n की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के, तो 2 into 3 का स्क्वायर। क्लियर बेटे, तो 3 का स्क्वायर देखो, 3 3 सा, हाँ जी, 3 3 सा 9, तो 2 into 9 एंड 9 2 सा कितना, 18। इसका मतलब हमारी जो थर्ड एनर्जी शेल है m वाली, वो कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 18 इलेक्ट्रॉन्स रखती है। क्लियर बेटे, तो उसके बाद वो कहता है कि ये तो हो गया थर्ड एनर्जी शेल के लिए। अब अगर हम फोर एनर्जी शेल निकालना चाहते हैं तो देखो हमारी जो फोर्थ एनर्जी शेल है उसको हमने डेजिग्नेट किया है बाय द लेटर, ठीक है, कौन सा लेटर है, एंड द लेटर इज n। ठीक है, तो हमारे पास उसका नंबर कितना है, 4 है। तो वी आर अप्लाइंग दिस फार्मूला, 4 n के बराबर हो जाएगा, तो यू कैन राइट 2 into 4 का स्क्वायर। क्लियर बेटा, तो 4 4 का क्या होता है, 16 होता है, तो 2 into 16 एंड 16 into 2 is equal to 32। इसका मतलब हमारी जो n शेल है कितने इलेक्ट्रॉन्स रखती है, 32 इलेक्ट्रॉन्स रखती है। In this way, you can easily find out the electronic configuration in case of different atoms. ठीक बेटे, तो ये सारा कुछ सब बच्चों को पता लग गया। सिर्फ हमने यही फॉर्मूला लगाया, बस n की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अगर k है तो उस केस में n की वैल्यू 1 है, अगर हमारे पास l है तो उस केस में n की वैल्यू 2 है, अगर हमारे पास m है तो m के केस में n की वैल्यू 3 है, अगर n है तो n के केस में m की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 4 हो जाएगी और हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो अब हमें बड़े आराम से पता लग गया कि k शेल कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रखती है। देन हमारे पास l शेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन रखती है, 8 इलेक्ट्रॉन रखती है। m कितने रखती है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, और n is generally carrying how many electrons, so that is 32 electrons। ठीक है बेटा, in this way you can easily find out, आपको पता लग गया कि किस तरह से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो दिस रूल वाज गिवन बाय 2 साइंटिस्ट जॉइंटली, वन इज बोर एंड अनदर इज मरी। ठीक है बेटे, तो देखो उन्होंने कुछ रूल दिए थे आपकी बुक में, उसने लिखा हुआ है वो सारे रूल्स तो अभी मैंने आपको समझाए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय अ फार्मूला 2n स्क्वायर वेयर m इज द ऑर्बिट। ठीक है, जहाँ पे n जो है, स्मॉल n जो है वो ऑर्बिट का नंबर है। तो ऑर्बिट का नंबर k शेल के लिए 1 है, l शेल के लिए 2 है, m शेल के लिए 3 है, और n शेल के लिए कितना है, 4 है। क्लियर बेटा, ओके, 1 minute sir will enter. Yes children, so what I am saying, the first rule is, and you have to underline this rule also beta. The first rule is the maximum number of electrons that are present in a shell is given by this formula, and that is equal to 2m square, and this formula was given by 2 scientists. Scientists का name याद रखेंगे, the name of the scientist is Bohr and Bory। ठीक है बेटा, and what they said, here in this formula the small m is actually the number of the orbit। clear, so this small n, its value in case of l shell or an l energy level, या फिर k energy level के केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और अगर हम l की बात कर रहे हैं तो l के केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बेटे,
इट इज माई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट कि वो टाइम पे ज्वाइन करें बेटे, बार बार बीच में ना आए, ठीक है। एल के केस में वैल्यू कितनी हो जानी है, 2 हो जानी है। एम के केस में वैल्यू कितनी हो जानी है, 3 होनी है स्मॉल एन की वैल्यू। और एन जो एनर्जी लेवल है उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो उस केस में इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आई एम अगेन राइटिंग इट इन अ वेरी क्लियर वे so that you can understand what I am saying. Our first energy shell is A, then we have N, then we have M, then we have N. ठीक है। तो for all of these 4 energy levels or 4 energy shells, what is the value of N, small n? The value of small n in case of first energy level, this is the energy level. So all of these are the energy levels. तो देखो बेटे K के केस में n की वैल्यू कितनी है, 1 है। L के केस में n की वैल्यू कितनी है, 2 है। In case of M, the value of n is 3, and in case of N, the value of n is 4. Now how many electrons? How many electrons these shells will carry? So I have explained you that how we can find out these number of electrons. ये number of electrons को हम कैसे पता लगाते हैं? और देखो बेटे फॉर्मूला हमने लगाया 2n square और 2 into 1 का square, and that is equal to how many electrons? 2 electrons. Similarly for this 2 into 2 का square, ठीक है। how many electrons are there? You know that 8 electrons are there because 2 का square 4 होता है, 4 into 2 8 होता है, ठीक बेटे। उसी तरह से थर्ड एनर्जी लेवल के लिए स्मॉल m की वैल्यू 3 है, तो 2 into 3 का स्क्वायर, दिस इज 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है। तो how many electrons comes in the third energy level? 18 electrons. And fourth energy level, the value of the small n is 4. So we can write it as 2 into 4 का square, 4 का square बराबर होता है 4 4 जा 16 के, तो 16 into 2 is equal to how many electrons? 32 electrons. Clear बेटे? So this is the method that was given by the scientists Bohr and Curie. This is their first rule. Clear? So I am on page number 49 of your NCERT book. Rule number 1 we have read. Now the rule number 2. What is the rule number 2? The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8. ठीक है बेटे। तो कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के अंदर लगभग जितने अकोमोडेट हो सकते हैं वो कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है बेटे। फिर देखो तीसरे में वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। किसी भी बाहर वाली शेल के अंदर, अगर इस तरह से हमने शेल्स को रिप्रेजेंट किया है तो कहते हैं कि जो सबसे आउटरमोस्ट शेल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन तब तक फिल नहीं होंगे जब तक के अंदर की सारी शेल्स जो हैं वो फिल नहीं हो जाती। तो इसका मतलब सबसे पहले K शेल फिल होगी, K के बाद L शेल फिल होगी, then we have filling of the M energy level, then we have filling of the N energy level. ऐसा नहीं है कि M पहले फिल हो जाएगी और then बाद में K फिल होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस से उनका जो सीक्वेंस है उस ऑर्डर में वो फिल होगी। सबसे पहले K फिल होगी, then L, then M and then L. Postulate number 2 को फिर से सुनेंगे। The maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8. ठीक है बेटे। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो, हर एक एलिमेंट जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके अकॉर्डिंग कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है जो आउटरमोस्ट शेल अकोमोडेट कर सकती है वो 8 है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके तीनों पोस्टुलेट्स जो हैं वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो see this is I am on page number 50 and some these spherical diagrams are given in your book, ठीक है बेटे। ये डायग्राम्स जो हैं भी लाइट पड़ रही है, ध्यान से रखिए, ये वाले डायग्राम्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। तो वन बाय वन वी आर टेकिंग दिस सो दैट द कांसेप्ट विल बी क्लियर टू यू। और देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं हाइड्रोजन पे। आई हैव आल्सो डिस्कस्ड विद यू द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन्स। So the name of the scientist was Chadwick, and Chadwick was the person who have discovered the third subatomic particle and these are known as neutrons. और उन्होंने ये कहा था कि भाई न्यूट्रॉन्स जो हैं their mass is somewhat equivalent to the protons. न्यूट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन्स जो है उन्हीं के मास के बराबर है। क्लियर बेटे। तो कल मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोटॉन्स जो हैं उनका मास कितना है, तो यू मस्ट रिमेंबर, एक बार मैं लिख देती हूँ इसको।
सभी बच्चे याद रखेंगे द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, so you must remember the mass of the electron is 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. This is the mass of the electron. And what is the mass of the proton? You know that protons, they are present in the nucleus and they are positively charged particles. And what is the mass that is present in the protons? So you must remember 1.60. Okay. And yes, it is 1.67 into 10 raised to power minus 27 kg. Clear है? इसके अलावा मैंने आपको चार्ज भी बताया था इलेक्ट्रॉन के, तो हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं अपनी नेगेटिव से, प्रोटॉन जो है उसको हम हमेशा पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखो कि वे इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितना चार्ज प्रेजेंट है, तो यू मस्ट रिमेंबर कि वे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर चार्ज जो है दैट इज 1.60 into 10 raised to power minus 19, ठीक है बेटा। कूलम, कूलम इज द यूनिट ऑफ दिस क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट है उसको हमने नाम दिया है कूलम का। तो ये सारे जो हमारे पास वैल्यूज हैं आपने याद रखनी है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव डिस्कवर्ड द थर्ड सबएटॉमिक पार्टिकल? So you know that the third subatomic particles are neutrons. They are represented by the letter n, and these neutrons they have no charge. इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। और ये न्यूट्रॉन्स अगर कोई चार्ज नहीं रखते, दिस मींस दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। ये कैसे पार्टिकल्स हैं? दे आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द एटम। क्लियर बेटे? बट वो कहते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स, देन यू नो दैट पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन प्रोटॉन्स। पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स का और उसका एक मास भी होता है। एंड इफ यू रिप्रेजेंट inside the nucleus these protons and neutrons by these symbols, तो what you see that देखो यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है अगर हम इन दोनों का सम कर देते हैं तो हमें जो है किसकी वैल्यू मिलती है? we obtain the value of the atomic mass. So you can say that the mass of an atom is because of the protons and the neutrons, and as these protons and neutrons they are present inside the nucleus, so that's why they are known as nucleons. इनको हम nucleons भी कहते हैं। और protons plus neutron हमें किसकी वैल्यू देते हैं? एटॉमिक मास की वैल्यू देते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है बेटे। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द सम ऑफ द प्रोटॉन्स and the neutrons that are present in the nucleus of the atom. So there is one another quantity and that is known as atomic number, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? हम कहते हैं कि भी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है? यहाँ पर कहते हैं कि एटॉमिक नंबर gives us the value of either the electron or the protons that are present in an atom. So if we are saying that the element is hydrogen and its atomic number is 1, इसका मतलब इसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और 1 ही इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है, ठीक है बेटे। और अगर हम इसके एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आपको पता है कि एटॉमिक मास जो है इट इज द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन, बट इन द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर एटॉमिक मास जो है वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होता है क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते। दिस इज एन एक्सेप्शन, इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर बेटा? तो हमेशा याद रखिए कि सभी के अंदर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है एक्सेप्ट द हाइड्रोजन एटम। तो द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स प्रोटॉन। अगर हम कहते हैं कि प्रोटॉन का एटॉमिक नंबर भी 1 है एंड प्रोटॉन्स हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 है, तो उसका यही कारण है कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है बेटा। साइंटिस्ट का नेम याद रखेंगे। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज चार्लेट। चार्लेट वाज द पर्सन जिन्होंने ये बताया कि सिर्फ 2 ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स नहीं होते, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर and the third subatomic particle is neutron, but it is not carrying any charge and it is neutral in behavior. Okay बेटा, now we are proceeding with electronic configuration. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 by 1 मैं लेती हूँ सभी का। तो the topic is electronic configuration, that how we can find out the electronic configuration of different elements.
All of you know you have learned the atomic numbers in your previous chapter. So first of all, I am working the first element of the periodic table, and that is hydrogen. Clear बेटे? तो हाइड्रोजन हमारा पहला एलिमेंट है और हमें पता है व्हाट इज द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H. ठीक. Now आपको कहते हैं कि what is the atomic number of hydrogen? You know that the atomic number of hydrogen is 1. तो अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है इसका मतलब 1 के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और 1 के इसके अंदर क्या है? प्रोटॉन है. ठीक है बेटे. If we draw the diagram for the hydrogen atom, what you see that in the center of the diagram nucleus is present as in case of hydrogen atom. ठीक है. आपको मालूम है प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन्स आर नॉट देयर. So one proton is there in the nucleus. And how many electrons? I am representing the electrons by a dot. So only single electron is there. ठीक है. तो एक ही शेल है न्यूक्लियस के आसपास, यानी कौन सी शेल है ये? K शेल है. और K शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस के आसपास क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन इज देयर. दिस इज फॉर द हाइड्रोजन एटम. ठीक है बेटे. सारे बच्चे फिर कॉपी के अंदर एक एलिमेंट जो है उसको ड्रॉ करेंगे so that you can find out that how we can write the electronic configuration. Now proceeding with the next one, and you know that what is the second element? So element number 2 is helium. Okay beta, helium. And you also know its symbol. ठीक है बेटे. सिंबल क्या है? तो कहते हैं कि इसका, हाँ जी बलप्रीत सिंह, व्हाट आर यू टॉकिंग? कुछ भी लिख के बातें करने लगोगे दूसरे स्टूडेंट में है. हीलियम को रिप्रेजेंट करेंगे बेटे He से. ठीक है. And all of you know that what is the atomic number of helium? The atomic number of helium is 2. तो इसलिए वो कहते हैं कि when you draw the nucleus, then you know that the atomic number जो है helium का क्या है? 2 है. ठीक है बेटे. तो फिर इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम. तो क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहे हैं तो इसलिए मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बता रही हूँ. तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे केस ऑफ हीलियम. तो these are the 2 electrons of the helium atom. And you know that what is present inside? तो हीलियम जो है उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे. ठीक है बेटे. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और आपको पता है कि एटॉमिक मास जो है वही हीलियम जो है तो 4 होता है. ठीक है. तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर तो दिस मींस दैट प्रोटॉन्स आर आल्सो 2. प्रोटॉन भी 2 ही होंगे. इसका मतलब बचे हुए 2 क्या है? उसके न्यूट्रॉन्स हैं. तो इसलिए एटॉमिक मास जो है हीलियम का कितना हो जाएगा? तो एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4. क्लियर बेटे? तो दिस इज ऑल अबाउट हीलियम. देन वी आर प्रोसीडिंग विद द थर्ड वन. क्लियर? सारे बच्चे अपनी कॉपी के अंदर इसे ड्रॉ करेंगे जैसे अभी मैं ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करती हूँ. So that the concept will be clear to you. What is the third element? बताइए थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? Yes बेटे. What is the third element? Lithium. Yes, it is lithium. ठीक है बेटे. lithium. देखो 20 तक तो हमने लर्न कर ली है. थर्ड एलिमेंट हमारा है lithium. ठीक है. तो lithium का एटॉमिक सिंबल भी आपको पता है. lithium का सिंबल है कैपिटल N एंड स्मॉल I. ठीक है. atomic number you also know. The atomic number is 3. Okay बेटा. You can also write down the electronic configuration. EC electronic configuration हमने ये बता दिया. The first shell K के अंदर how many electrons? 2 electrons are there. And in the second shell how many electrons? 1 electron is there. Because the capacity of the K shell is for 2 electrons. And 1 electron it goes in the next one. So here in case of lithium also. ठीक है. हाउ मेनी एनर्जी लेवल्स आई एम ड्राइंग हियर. तो कहता है कि 2 एनर्जी लेवल मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी. दिस इज द K shell and this is the L shell. ठीक है. अगेन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द सेंटर. एंड कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3 इलेक्ट्रॉन है. तो देखो बेटे 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द K shell and 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द L shell. ठीक है. तो 2 एनर्जी लेवल्स हमें नजर आते हैं किसके केस में? लिथियम के केस में. ठीक है. तो आप पता लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर कितने हैं? 3 हैं. तो 3 अगर इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे? 3 होंगे.
ठीक है, तो यू हैव आल्सो लर्न दैट न्यूट्रॉन मासेस, तो यू ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर कितने होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को छोड़ के, ठीक है, जो भी है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम आगे हैं फोर्थ वाले पे, और देखो फोर्थ जो है हमारा पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग दैट इज नोन एज बेरिलियम। ठीक है, बेरिलियम जो है उसका सिंबल क्या रखेगा, तो एटॉमिक नंबर एंड देन व्हाट इज द सिंबल, द सिंबल इज कैपिटल बी एंड स्मॉल b। ठीक है बेटे, तो बहुत इजी है, एटॉमिक नंबर बेरिलियम का हो जाएगा 4। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही शो कर दिया, दिस इज द न्यूक्लियस। तो हाउ मेनी एनर्जी शेल्स आर हियर, तो देखो इन केस ऑफ लिथियम हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन था, k और l के अंदर, तो k में अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, and in the L shell how many electrons are there, 2 electrons are there, because the capacity of the L shell is of how many electrons, is of 8 electrons, so 2 in the K shell and 2 in the L shell. So again you put 2 dots over here in the first shell which is the K shell, and this is the L shell. How many dots we have to put in the L shell, so again we have to put how many dots here which represent electron, so these are again the 2 dots. ठीक है बेटे, तो इस तरह से जो है हम जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशंस जो हमको ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो 20 एलिमेंट्स के हमें दिए गए हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। तो देखो इसमें से अगर मैं ये लेती हूँ, आई एम टेकिंग द लास्ट वन, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज एन एलिमेंट एंड द नेम ऑफ द एलिमेंट इज कैल्शियम। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम? 20. Yes बेटे, what is atomic number of calcium? मैम 20. It is 20. ठीक है, 20 is the atomic number. And what is the electronic configuration? मैंने बोला So in the K, L, and N shell. ठीक है, 2 electrons are there in the K shell. Then उसके बाद 18 electrons are 1 minute. गिन लेते हैं एक बार, ठीक है, 8 इसमें भी आएंगे, M में भी, और 2 इसमें भी आएंगे। अब सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई जो M शेल थी वो 18 इलेक्ट्रॉन्स रख सकती है, तो why we put these 2 electrons in the next shell? तो एक चीज याद रखिए स्टूडेंट्स कि there is a word and its is octet। ठीक है, ऑक्टेट हम इसको बोलते हैं। तो हर एक एलिमेंट जो है ना उसकी ये कैपेसिटी होती है कि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहता है। तो अगर कोई एलिमेंट 2 बन रहा है, या फिर 8 बन सकता है, या फिर 18 बन सकता है, या फिर 32 बन सकता है, तो फिर वो उसको बनने की कोशिश करता है। तो देखो यहाँ पे एम शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है, और अगर वो अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स भी यहीं पे रख लेता तो यहाँ पे 10 हो जाते, और 10 जो है वो 18 बनने में काफी टाइम लगता, और अगर वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन आगे भेज दे तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर सकता है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी थी, पर फिर भी ये 2 इलेक्ट्रॉन m में नहीं आए हैं, इट एंटर्स इनटू द लास्ट शेल व्हिच इज द एंड। ठीक है, तो देयर इज अ वेरी फेमस थिंग दैट इज saying in the chemistry that fully filled and half filled shells are the extra stable shell। इसलिए कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन जो है 2 8 8 and 2 3। क्लियर बेटा? तो दैट्स ऑल इन टुडेज पीरियड। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं प्रैक्टिस करेंगे, हम सारे ही कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे, एंड देन वी विल रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैव डन। ओके बेटे, तो पढ़ते रहिए अपने घर पे, कोई हॉलीडेज नहीं है, क्लासेस है रेगुलर, ज्वाइन करें मैक्सिमम क्लासेस। ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।